जोहार झारखंड। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर में भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन, आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि और WTO के बारे में जानेंगे। वित्तीय समावेशन की दिशा में जो भारत सरकार का नीतिगत प्रयास है वह इस प्रकार है। जीरो बैलेंस की सुविधा, जीरो बैलेंस के आधार पर सभी बैंक में खाता खुल जाता है। भाषा की बाध्यता समाप्त करना, अब लोकल भाषा में, स्थानीय भाषा में भी आप बैंकिंग के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तीसरा, ग्रामीण मध्यवर्ती संस्था, गांव में जो है बैंक और ग्राहक के बीच में ग्राहक सेवा केंद्र जो होते हैं, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट जो होते हैं, उनके माध्यम से गाँव के निकट में ही, गाँव के अंदर में ही खाता खोलने की सुविधा, 10,000 रुपया तक आधार से निकासी की सुविधा, इस तरह से खाता हम लोग कर सकते हैं। इससे भी वित्तीय समावेशन हुआ है। चौथा है इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफर सुविधा। अभी आप जान रहे हैं कि 2017 से डिजिटल इंडिया में बहुत तेज़ी से UPI यूनिफाइड इंटरफेरेंस ट्रांसफ़र होता है, मोबाइल से ट्रांसफ़र होता है, फ़ोन बैंकिंग से अलावा आप जो मध्यवर्ती हैं, जो में से हैं, जैसे गूगल हैं, फ़ोनपे हैं, पेटीएम है, इनके माध्यम से भी हम वित्तीय समावेशन हुआ है। पाँचवा है सलाहकार समिति का गठन। छठा है वित्तीय साक्षरता केंद्र की स्थापना। आप जान रहे हैं कि वित्तीय साक्षरता देने के लिए बैंक के अधिकारी निकट के विद्यालय में जाते हैं, वहाँ पर वित्तीय जानकारी बच्चों को देते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर बच्चों के सामने में प्रेजेंटेशन देकर बताते हैं और जागरूकता फैलाते हैं। सातवां जो नीति बनाया गया है भारत सरकार द्वारा वह है KYC, यानी नो योर कस्टमर। यह इसमें अब डिजिटली रूप से KYC किया जाता है और आसानी से आधार से वेरिफिकेशन होता है और तुरंत ही आपका KYC अपडेट हो जाता है। आधार और पैन कार्ड ये दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके द्वारा आप किसी भी बैंक में अपना खाता तो KYC अपडेट कर सकते हैं। चाहे आप म्यूचुअल फंड हो, चाहे किसी तरह का FD करते हो या किसी प्रकार का आप जमा करते हैं या जमा राशि तो किसी योजना में डालते हैं तो KYC आपसे करना अनिवार्य है और इसको सरलीकरण कर दिया गया है। आप घर बैठे भी आप ऐसा कर सकते हैं। राष्ट्रीय योजनाएं जैसे चलाई गई है, नेशनल स्कीम चलाया है जन धन योजना 28 अगस्त 2014 से। दूसरा है अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये जितने भी योजना है जो वित्तीय समावेशन के रूप में भारतीय लोग को बैंकिंग के क्षेत्र में कवरेज में ला रहे हैं। और नौवां जो योजना बनाया है भारत सरकार द्वारा माइक्रो फाइनेंस के डेवलपमेंट करने के लिए उठाए गए कदम। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय में लॉन्ग टर्म वृद्धि होती है। यानी किसी भी इकोनॉमी की नेशनल इनकम में लॉन्ग टर्म वृद्धि जो हुआ, लंबे समय तक वृद्धि हुआ, जो 20 साल से अधिक लंबी अवधि होती है, उसको हम लोग लॉन्ग टर्म कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक ग्रोथ का मतलब है अधिक उत्पादन से है, जबकि आर्थिक विकास का मतलब है अधिक उत्पादन के साथ साथ तकनीकी एवं संस्थागत व्यवस्थाओं में परिवर्तन से भी है। आर्थिक विकास के दो सूचक हैं, आर्थिक सूचक और गैर आर्थिक सूचक। अब सरल घरेलू उत्पाद जो होता है, सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम GDP बोलते हैं, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, पर कैपिटा GDP, प्रति व्यक्ति उपभोग, पर कैपिटा कंजम्पशन, न्यायपूर्ण वितरण, कुल जनसंख्या में निर्धन वर्ग का प्रतिशत कम होना आर्थिक सूचक
में आते हैं। देर आर्थिक सूचक में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन प्रत्याशा, कैलोरीयुक्त भोजन, शिशु मृत्यु दर, विधवाओं तो विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं में भर्ती की संख्या, आवास, पोषण, स्वास्थ्य तथा ऐसे ही अन्य वे सभी चीज़ें जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता से संबंध रखती है। तो आप देख लिए हैं कि आर्थिक विकास का मतलब हुआ कि आपके जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इंडिकेटर है, और साथ साथ नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे हुए, जैसे उस दोनों को सम्मिलित रूप से मिलाकर रखा जाता है। अब हम लोग डाटा देखिए कि 1990 से 2017 के जो पीरियड है, उस पीरियड में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जो है, भारत का स्कोर जो था 0.427 से बढ़कर 0.640 हुआ। 1990 से 2017 के अवधि में भारत का जीवन प्रत्याशा लगभग 11 साल बढ़ी। यानी जो व्यक्ति मान लीजिए 1990 में 60 साल जीता था, अब 2017 में वो 71 साल तक जिएगा। इस प्रकार हम लोग देखें कि 90 से 17 तक में भारत का क्या विकास मानव के इंडेक्स में हुआ। अनुसंधान और विकास पर होने वाले खर्च का जो श्रेणीवार विभाजन किया गया है, वह अति निम्न, निम्न, उच्च और अति उच्च 4 वर्ग में किया गया है। अनुसंधान रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 0.75 से कम करने वाले देशों में श्रीलंका 0.10, पाकिस्तान 0.29, मैक्सिको 0.54, भारत 0.64 और दक्षिण अफ्रीका 0.73 आते हैं, जहां पर रिसर्च और डेवलपमेंट अति निम्न खर्च किया जाता है। निम्न खर्च में हम 0.75 से 1.15 तक रखते हैं, जिसमें रूस जो है 1.19 और स्पेन 1.23 आते हैं, 2 देश आते हैं। उच्च रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो GDP का प्रतिशत रूप में 1.5% से 2.25% तक जो है, उसमें यूके आता है, जहां पर 1.7 खर्च होता है GDP का प्रतिशत रूप में। और अति उच्च में आते हैं 2.25 से अधिक, इसमें USA आते हैं जहां 2.73, जर्मनी 2.87, स्विट्जरलैंड 2.97, ऑस्ट्रिया 2.99, डेनमार्क 3.08, स्वीडन 3.16 आते हैं। अब हम लोग 508 के बारे में जानेंगे। मोदी सरकार जो है, जो दूसरा कैबिनेट बनाए हैं 2019 में, उन्होंने सबसे पहले पॉक्सो कानून में बदलाव की मंजूरी दी। बाल यौन अपराध संरक्षण कानून तो पॉक्सो 2012 में संशोधन किया गया। नए कानून में बच्चों का गंभीर यौन उत्पीड़न करने वाले दोषियों को मृत्युदंड और नाबालिगों के खिलाफ अन्य अपराधों के लिए कठोर सजा का प्रावधान है। साथ ही बाल पोर्नोग्राफी पर लगाम लगाने के लिए सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। कानून में बदलाव से देश में बढ़ते बाल यौन शोषण के मामलों के खिलाफ कठोर उपाय और नई तरह के अपराधों से भी निपटने की जरूरत पूरे होगी। इसका उद्देश्य बच्चों के हितों का संरक्षण करना और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। पॉक्सो एक्ट 2012 बच्चों को यौन अपराधों, यौन शोषण और अश्लील सामग्रियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाया गया था। इसके तहत बच्चों को 18 साल की कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। हर स्तर पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित किया गया है।
ताम ती जगह पर कर्मचारियों की शारीरिक क्षति से बचाव, स्वास्थ्य और कार्य की दशाओं से जुड़े बिल को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत 13 श्रम कानूनों को नए तोड़ में लाया गया है। यहाँ उन प्रतिष्ठान पर लागू होगा जहाँ 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। गैर कानूनी तरीके से चलने वाली जमा योजनाओं पर अंकुश लगाना RBI का काम है। इसके जरिए फर्जी चिटफंड कंपनी पर बैन लगेगा। WTO की चुनौतियाँ, व्यापार वार्ताओं में विकास पहलना। 1995 में डेट के स्थान विश्व व्यापार संगठन ने ले लिया था। डेट व्यवस्था के अंतर्गत अब तक 8 चक्र की व्यापार वार्ताएं पूरी की जा चुकी थी, अतः 9वें चक्र की वार्ताएं विश्व व्यापार संगठन के तत्वाधान में 2001 से चल रही है। इन्हें दोहा चक्र के नाम से जानते हैं क्योंकि इनकी शुरुआत कतर की राजधानी दोहा में हुई थी। इसे व्यापार वार्ताओं का विकास चक्र भी कहते हैं क्योंकि इन वार्ताओं में व्यापार के माध्यम से गरीब देशों के विकास को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है। दोहा विकास चक्र के अंतर्गत गत 18 वर्षों में 11 मंत्रीय मंडलीय सम्मेलन हो चुके हैं, लेकिन विकसित देशों के अड़ियल रुख तथा बदलती हुई वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के कारण विकास का मुद्दा व्यापार वार्ताओं में धूमिल हो गया है। भारत तथा अन्य विकासशील देश इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जब तक दोहा चक्र के विकास मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता है, तब तक नई वार्ताओं में नए मुद्दे को शामिल न किया जाए। दूसरा, विकसित देशों और विकासशील देशों में गहरे मतभेद। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक पहलू है कि देश की सामरिक मित्रता तथा उनके आर्थिक गठबंधन के आधार सदैव एक ही धुरी पर नहीं चलते। उनका आधार और दिशा अलग अलग हो सकती है। भारत और अमेरिका की सामरिक साझेदारी अत्यधिक मजबूत है, लेकिन विश्व व्यापार संगठन के मंच पर वे दोनों सदैव एक दूसरे के विरोधी खेमे में खड़े दिखाई देते हैं। इसका कारण विकसित और विकासशील देशों के विकास और व्यापार हितों का अलग अलग होना। भारत तथा G33 समूह, जहां विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं अमेरिका तथा यूरोप के देश तथा जापान आदि विकसित देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि विकसित देश खाद्य सुरक्षा की समस्या के समाधान में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो विकासशील देश ई-कॉमर्स तथा बौद्धिक संपदा आदि में रुचि का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। तीसरा चुनौती जो है WTO का, वह है विकसित देशों में बढ़ता संरक्षणवाद, लोकवाद तथा राष्ट्रवाद। विश्व व्यापार संगठन की संकल्पना एक ऐसे मंच के रूप में की गई थी जो विश्व व्यापार का उदारीकरण करके विश्व के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में सहायक होगा। लेकिन 1997 और 2008 के विश्व आर्थिक संकट तथा अमेरिका और पश्चिमी देशों में पनप रही राष्ट्रवाद तथा संरक्षणवाद की प्रवृत्तियों ने विश्व व्यापार संगठन की उक्त भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फर्स्ट का नारा देकर राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल की थी तथा वह निरंतर अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहे हैं थे। इस नीति का अंतर्गत अमेरिकी राष्ट्रपति ने न केवल अमेरिका की व्यावसायिक वीजा नीति को कठोर बना दिया है वरन पेरिस जलवायु समझौता 2015 पार्टनरशिप जैसे वैश्विक व्यवस्थाओं से अमेरिका को अलग करने की घोषणा कर दी है। पर्यावरण रक्षा तथा विश्व व्यापार का विस्तार और उदारीकरण दोनों ही विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख लक्ष्य है। इस प्रकार अमेरिका की संरक्षणवादी और इनवर्ड लूटिंग नीतियों के कारण विश्व व्यापार संगठन के अस्तित्व को ही चुनौती दे रही है। चौथा चुनौती है मुक्त व्यापार समझौते। मुक्त व्यापार समझौता व्यापार विस्तार का द्विपक्षीय अथवा क्षेत्रीय उपाय है क्योंकि इसका लाभ विश्व के सभी देशों को प्राप्त नहीं होता है। मुक्त व्यापार समझौतों में सदस्य देश आपसी व्यापार में आयात शुल्क में कटौती अथवा उसे समाप्त कर देते हैं। इससे विपरीत विश्व व्यापार संगठन विश्व स्तर व्यापार के उदारीकरण के लिए प्रयासरत है। अतः मुक्त व्यापार समझौते विश्व व्यापार संगठनों के वैश्विक उद्देश्य से मेल नहीं खाते। 2001 के दोहा चक्र की वार्ताओं की शुरुआत के बाद विश्व में ऐसे मुक्त व्यापार समझौते की बाढ़ सी आ गई है। इनमें विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे अमेरिका, चीन, जापान तथा भारत भी अग्रणीय है। उदाहरण के लिए अमेरिका ने 20 देशों के साथ तथा जापान ने 11 देशों के साथ इस प्रकार के मुक्त व्यापार समझौते किए। स्वयं भारत ने इस प्रकार के 16 द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। चीन ने 14 मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मुक्त व्यापार समझौते के कारण विश्व व्यापार संगठन की उपादेयता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। विश्व व्यापार संगठन की उपलब्धियां। विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने अल्पविकसित देशों के व्यापार और विकास के संबंध में महत्वपूर्ण कदम उठाए ताकि उनके विकास और व्यापार दोनों का संवर्धन हो सके। इस संबंध में इन देशों को अन्य देशों में ड्यूटी फ्री निर्यात की सुविधा, बौद्धिक संपदा के नियमों को अपनाने में समय की छूट, देशी उत्पाद में वाहन अंश की सीमा में शिथिलता आदि प्रमुख है। विश्व संगठन निरंतर देशों के व्यापारिक विवादों के समाधान का भी व्यवस्था करता है। विश्व व्यापार संगठन का यह महत्वपूर्ण कार्य इसके स्थायी समितियों द्वारा किया जाता है। इसकी 2 स्थायी समितियां महत्वपूर्ण है। पहला, विवाद निपटारा निकाय, जो सदस्य राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों के उल्लंघन के विवादों का निपटारा करने में मदद करती है। दूसरा, व्यापार नीति समीक्षा निकाय, जो सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की समीक्षा के लिए उत्तरदायी है। विश्व व्यापार संगठन ने विश्व व्यापार को उदार बनाने, उसका विस्तार करने तथा उसका नियमन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संगठन के प्रयासों के कारण विश्व के कुल आय में $510 बिलियन का इजाफा हुआ। यह व्यापार प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए भी प्रयासरत है। विश्व व्यापार संगठन WTO का उद्देश्य। पहला ऑब्जेक्टिव है संपूर्ण विश्व के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, विश्व में वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग में वृद्धि को सुनिश्चित करना तथा रोजगार के अवसर बढ़ाना, वस्तुओं के उत्पादन तथा व्यापार को बढ़ावा देना,
सेवाओं के उत्पादन तथा व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करना, वैश्विक संसाधनों के सदुपयोग को सुनिश्चित करना, जीवंत विकास की धारणा को प्रोत्साहित करना, पर्यावरण के संरक्षण को प्रोत्साहित करना। विश्व व्यापार संगठन के कार्य। पहला कार्य है विश्व व्यापार समझौते तथा अन्य बहुपक्षीय व्यापार समझौते का पर्यावरण एवं उनके प्रशासन हेतु सुविधाएं प्रदान करना। व्यापार तथा शुल्क के मामलों में सदस्य देशों के मध्य विचार विमर्श तथा विवादों के निपटारे के लिए एक मंच का कार्य करना। व्यापार नीति समीक्षा प्रणाली के नियमों को लागू करना। चौथा, वैश्विक आर्थिक नीतियों में एकरूपता लाने की दृष्टि में विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ सहयोग करना। इस संगठन ने विश्व व्यापार तथा विकास से जुड़े मुद्दे पर बहुत से देशों के लिए एक मंच प्रदान किया है। 164 सदस्य देशों के वाणिज्य मंत्रियों का सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन की सर्वोच्च निर्णय निर्मात्री संस्था है। इसके सदस्य राष्ट्रों के व्यापार मंत्री भाग लेते हैं। इसकी बैठक 2 वर्ष में एक बार होती है। अब तक 11 मंत्रिमंडलीय बैठक आयोजित की गई। 11वीं बैठक अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में 2018 में आयोजित की गई। WTO का गवर्नर जो है, डायरेक्टर जनरल है, रॉबर्ट एजेविडियो हैं। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक रहा। धन्यवाद।